नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में, जहां हम हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स आपके सभी सवालों के जवाब अगले 1 घंटे तक देंगे। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से डिम्पी कालरा भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले बाजार का एक चेक ले लेते हैं कि बाजार की चाल आज किस तरह की है। ऊपरी स्तरों से बाजार अब यहां पर दबाव दिख रहा है। निफ्टी ऊपरी स्तर से देखें तो करीब 50 अंक नीचे 18,700 के आसपास। सेंसेक्स की बात करें तो हायर लेवल से करीब 200 अंकों की गिरावट यहां पर आ चुकी है। अब 63,000 के बेहद करीब सेंसेक्स है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहां पर 70 अंक की नरमी दिख रही है। 44,000 के आसपास निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। निफ्टी में आज अगर बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो टाटा कंज्यूमर 4% से ज्यादा की तेजी यहां दिख रही है। JW स्टील 2.25% ऊपर है। टाटा स्टील में अच्छी तेजी दिख रही है। हिंडाल्को भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। गिरने वाले शेयरों में भारतीय एयरटेल करीब 2% की गिरावट यहां पर दिख रही है। इसके अलावा बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस पर भी दबाव दिख रहा है। लेकिन कॉलर शो है तो सबसे पहले आपको सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं। आप अपने सवाल हमें 9167329108 पर अपने सवाल फोन करके, SMS करके और WhatsApp करके अपने सवाल भेज सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी हम आपके सवालों को लेने की कोशिश करेंगे। और हमारे 2 मेहमान हैं जो अगले 1 घंटे तक आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। शेयर इंडिया से रवि सिंह और अरिहंत कैपिटल से रत्नेश गोयल हमारे साथ मौजूद है। रवि जी, क्या लग रहा है, इंडेक्स की चाल क्या आपको आज सुस्ती दायरे में ही दिख रहा है या ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा एक्शन रहने वाला है? क्या व्यू है आपका? ऊपर है। डेरिवेटिव डेटा तो यहाँ पर काफी जो है वो सपोर्ट दे रहा है। 700 और 600 पे अच्छे खासे फुट पे ओआई यहाँ पर खड़े हैं। दूसरी तरफ अगर कॉल साइड से देखते हैं तो 800 से ऊपर के लेवल्स यानी कि 800 और 900 के बीच में थोड़े थोड़े ओआई स्प्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाइंग बाइसेंस तो यहाँ पर रहेगी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। बट निफ्टी में फिलहाल शॉर्ट करने से बचना चाहिए और डिप आता है तो बाय करके चला जा सकता है। आज इंट्राडे के टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि 18,780 के आसपास तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यानी कि जो अभी थोड़ी बहुत दबाव देखने को मिल रहा है, ये वापस से पुल बैक करेगा। पहला टारगेट 750 का यहाँ पे अचीव होता हुआ नजर आएगा। ओके, ठीक है। तो एक व्यू पॉइंट तो हमको मिल गया डॉक्टर साहब से। अब आगे बढ़ते हैं, आप कुछ एक स्टॉक्स लेना शुरू करते हैं और हमारे साथ पहले कॉलर के रूप में अनिल जुड़े हैं। ये गुरुग्राम से हैं। अनिल जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए आप सर प्लीज। नमस्कार। मेरे पास वेल्सपेन है 200 शेयर 243 के रेट पे। वेल्सपेन कॉर्प है आपके पास। क्या रेट है आप बता रहे हो? 247 का रेट है ना सर? हाँ जी 600 शेयर है, ठीक है। प्रॉफिट आ रहा है सर 14,000 रुपये का और शेयर है 271 का। एक्चुअली में चलते चलते में मेरे को लगता है आपने पकड़ा है शेयर। ये एट द मिडल था क्योंकि 200 से लेकर 280 की है ना, बिल्कुल आपके बीच में आपने उसको शेयर को खरीदा है। ये सर कहीं से इंफॉर्मेशन थी या चार्ट देखा या कैसे पता लगा आपको इसके बारे में? ये मैंने यहीं पे किसी ने रिकमेंड किया था, मैं भूल गया, मतलब CNBC में किया था। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। आपसे हम एक बार व्यू पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे 250 के शेयर आपके पास खरीदे हुए हैं। वेल्सपन पे एक बार रिकमेंडेशन चाहिए रत्नेश आपकी, क्योंकि ये एट द मिडल ऑफ दिस रेंज खरीदा गया है। ये 200 से शेयर चलना शुरू हुआ, 280 तक गया, अभी 271 के आसपास चल रहा है। प्रॉफिट अच्छा है और यहीं पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी है 280 से 300 वाला। तो ये पार हो जाएगा तो रुकेंगे, अगर ये पार नहीं होता तो नहीं रुकेंगे। 15,000 रुपये कम नहीं होते हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार। डेफिनेटली वेलकॉप का आप चार्ट देखेंगे तो कंटिन्यू हायर फॉर्मेशन से अपने की एवरेज से भी काफी अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है। पर डेफिनेटली आपने बोला है इसको एक मेजर सप्लाई जोन जो 295 299 का एक यहाँ पे मेजर सप्लाई जोन, इसके यहाँ पे थोड़ा सा रुक रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं इनको आधा मुनाफा बांधने की सलाह दूंगा। बाकी मैं स्टॉप लॉस इनको लगाने की सलाह दूंगा 255 रुपए का, और आधा मुनाफा बांध ले और बाकी का ट्रेल कर ले। एक बार कहीं पे भी ये 285 के ऊपर निकलेगा तो 295 फिर 325 रुपए, ये 2 टारगेट के लिए वहां से तेजी देखने को मिलेगी। तो इससे मेरी राय रहेगी कि आधा मुनाफा बांध ले और 255 रुपए का स्टॉप लॉस लगा। ओके, ठीक है। 255 का ना एक स्टॉप लॉस लगाओ अनिल जी आप पहला। हालांकि मेरे मन में भी यही चल रहा था कि ठीक है आप कुछ प्रॉफिट ले लेते हैं, कुछ एक टिके रहते हैं, तो आप 255 का स्टॉप लॉस लगाओ। आधे शेयर, क्योंकि 600 शेयर हैं, 300 शेयरों का प्रॉफिट इस समय करीब करीब बनेगा 7,500 रुपये, वो ले लो।
350 शेयर बना के रखो, 255 का स्टॉप लॉस लगाओ। आपकी खरीद है 247 की, मान लो कट गया, मान लेते 1 मिनट के लिए कट गया, 255 आ गया रेंज का, तब भी आप 7.5 का प्रॉफिट ये और प्लस 300 शेयरों का करीब बनेगा 5-6 रुपये, 6-18, तो 1800 रुपये और मिलेंगे, यानी कि 8,500 रुपये मोटा मोटी आप गेन लेके ही निकलोगे इससे। ये तो फिक्स हो जाएगा अगर स्टॉप लॉस भी कट गया तो, और अगर नहीं कटा फिर तो ये प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपके लिए रणनीति मिल चुकी है वेल्सपन को आपकी। 300 सामने काटो, 300 को 255 का स्टॉप लगा के छोड़ दो, आगे देखी जाएगी, और आएगा नहीं, मेरे को लगता नहीं 255 आपका रेट आने वाला है जल्दी जल्दी। आगे बढ़ते हैं, आप किशोर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोटा से। किशोर जी नमस्ते सर, पूछिए सवाल पूछिए। ओ ठीक है, भूषण जी हमारे साथ हैं। भूषण जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन रहा हूँ। हेलो, हाँ जी नमस्कार, बताइए सर कौन से शेयर के बारे में पता करना है? HDFC AMC है मेरे पास, 38 शेयर है, 2517 के रेट पे। 2517 का रेट है, 23 का घाटा है, 38 शेयर है ना सर पक्का? 38 2517 रेट। ठीक है, डन। अभी शेयर चल रहा है 1909 का, क्योंकि मैं इस शेयर को देख रहा हूँ, मैंने खुद से इसके भी चार्ट डाल रखे हैं और ये मैं डेली बेसिस पर देख रहा हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि करीब करीब आपने हाई के आसपास ही पकड़ा हुआ शेयर है ये। हालांकि गया पहले भी था ये, लेकिन आपकी अच्छा भूषण जी एक काम करेंगे, मेरे को अपना आप रेट के साथ ये बता सकते हैं कि किस रेट पे आपने लिया है ये, मतलब किस लिया है, जनवरी के आसपास लिया है क्या ये माल आपने? नहीं सर, मैंने 3 साल से संभाले हुआ है, 3 से 4 साल से संभाले। अच्छा 3 साल से ले रखा है, तो मेरे को चार्ट थोड़ा पीछे देखना पड़ेगा। ठीक है, पता कर लेते हैं आपके। वैसे रेट खरीदने के बाद अगर 3 साल से आप बता रहे हैं आपने ले रखा, तो आपके रेट जाने के बाद भी ऊपर आए हुए रेट थे इस शेयर के, तब आपने काटा नहीं। अभी का पता कर लेते हैं क्या करना चाहिए। रवि जी नमस्कार, एक बार जरा HDFC AMC को जरा चेक करना। 3 साल पुराना डाटा 2000 के पास लेके गया हूँ, 2000 से लेकर 2023 के बीच में इसने जो हाई बनाया हुआ है 3200 प्लस का भी बनाया हुआ है, 3300 का भी बनाया हुआ है। इनकी खरीद बनती है 2517 की, यानी कि लॉस प्रॉफिट दोनों इन्होंने देखा अपनी आंखों से। तो आप जरा बताइए अभी क्या किया जाए? अभी तो लॉस चल रहा है सर 23,000 का। देखिए इस समय डिम्पी जी, सबसे खास बात अगर देखें तो AMC के जितने भी शेयर हैं, पेयर कंपैरिजन अगर करते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा वीक जो है वो है HDFC AMC। निपॉन लाइफ AMC देखें, ABSL देखें या फिर UTI देखें तो वो भी इसके कंपैरिजन में थोड़े से स्ट्रांग दिखाई देते हैं, लेकिन अभी HDFC AMC में वो दम नहीं दिखाई दे रहा। और जैसे इन्होंने बताया 3 साल से इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 3 साल में अदर सेक्टर्स या फिर मार्केट पे और भी स्टॉक्स जो हैं वो बहुत अग्रेसिव चले हैं। इनफैक्ट अगर सिंपल मैं कंपैरिजन HDFC ग्रुप से ही करूं, HDFC आप बैंक को देख लीजिए या फिर HDFC लिमिटेड को देख लीजिए, तो मुझे लगता है कि शायद ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। तो सजेशन यही होगा, आप अगर HDFC AMC से HDFC ग्रुप में ही रहना चाहते हैं तो आप HDFC को यहाँ यूज कर ले। और मुझे ऐसा लगता है कि 3 साल की रैली, आप 3 साल का आपने पीरियड दे दिया है, सफिशिएंट है। रिटर्न अभी नहीं मिले, लॉस आ रहा है, लेकिन लॉस की रिकवरी जो दे सकता है वो यही ग्रुप आपको दे सकता है। तो सजेशन ये होगा कि एक बार को आपको इससे अब एग्जिट होना चाहिए। अब रही बात एग्जिट होने का पॉइंट आपका क्या हो सकता है, देखिए इस समय 1900 के पास चल रहा है, थोड़ा सा आपको पुल बैक मिल सकता है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि 2000 या 2100 तक के लेवल नहीं मिल सकते, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले 1500 के लेवल आ सकते हैं। तो बेटर होगा कि आप यहां पर एग्जिट कर लें और पोजीशन को स्विच कर लें। 2 ऑप्शन आपको दिए मैंने, चाहे आप HDFC पे स्विच करें या HDFC बैंक पे, वो आपको ज्यादा जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी दे पाएंगे। यानी HDFC AMC से निकलकर आप HDFC या HDFC बैंक की तरफ जा सकते हैं। रवि जी की तरफ से ये सलाह। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। कुमार सुशांत है पटना से, पूछिए क्या सवाल है आपका? सुशांत जी पूछिए क्या सवाल है आपका? पहले अपने टीवी के ऑडियो को म्यूट कर दीजिए, फिर सवाल पूछिए। टीवी के पास नहीं है, फिर भी हम पूछ रहे हैं आपसे। सर हमने जो है ना 1000 ट्राइडेंट को 45 रुपीज में खरीदा था। ओके, पिछले साल की खरीद होगी ये, 1 साल पहले का भाव था ये, मई के आसपास। हाँ सर। ओके, तो क्या अब रुक सकते हैं या आपको निकलना है यहाँ से? नहीं, मतलब हम टाइम दे सकते हैं, लेकिन ये जो है ना इसका जो है फंडामेंटल कैसा है, और ये जो है ना इसमें फ्लक्चुएशन जरा भी कुछ ये नहीं है।
27 पे चला जा रहा है, कभी 32 पे आ रहा है। ओके तो क्या करें, इसको एवरेज कर सकते हैं क्या, निकल जाए इससे? ओके रत्नेश जी, ट्राइडेंट इनके पास है 45 रुपए के भाव पर लिया है, पिछले साल की खरीद है, क्या करना चाहिए इनको? रुक सकते हैं क्या? एवरेज करना सही होगा क्या ट्राइडेंट में? सबसे पहले तो एवरेज के लिए तो मेरी तरफ से ना रहेगी, मैं नहीं सलाह दूंगा उनको एवरेज करने की। दूसरी बात है कि इन्होंने एक साल भर का काफी लंबा समय इस ट्राइडेंट को दे दिया और इस साल भर में बाजार ने काफी दूसरे स्टॉक्स में काफी अच्छा आउट परफॉर्म करा है, दूसरे सेक्टर ने काफी अच्छा आउट परफॉर्म करा। तो मेरी तरफ से ये रहेगा कि ये इसमें से निकल जाए और जो दूसरे सेक्टर और काफी अच्छे दूसरे स्टॉक जिनमें मूव कर रहे हैं और जिनको हम काफी 18 आवर पर डिस्कस भी करते हैं, वो उन स्टॉक्स में ज्यादा एंट्री ले तो इनका जो नुकसान हो रहा है ये मेरे हिसाब से उससे कवर कर लेंगे। तो मेरी तरफ से यहाँ से निकलने की सलाह रहेगी। तो आपको रत्नेश जी की तरफ से दी जा रही है। कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कुछ निकलकर वहां से आ सकता है? इस एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश बताइए। देखिए, कैबिनेट की बैठक में आज दो अहम एजेंडे हैं, खासकर फर्टिलाइजर सेक्टर की अगर बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंडा जो है वो पीएम प्रणाम स्कीम है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री ने बजट की थी, जिसका मकसद ये है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसके इस्तेमाल को कम करना है और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उसके इस्तेमाल को बढ़ाना है। मकसद ये है कि सरकार ये चाहती है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल को कम किया जाए, जिससे कि ओवरऑल जो सब्सिडी बर्डन है सरकार के ऊपर उसमें भी कमी आ सकती है। पीएम प्रणाम स्कीम पर अगर आप नज़र डालें तो इसके ज़रिए सरकार जो है राज्यों को इंसेंटिवाइज़ करेगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। जो राज्य जितना कम केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे और केमिकल फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल में जितनी कमी आएगी और उसकी वजह से जो सब्सिडी की बचत होगी उसका 50% राज्यों को वापस कर दिया जाएगा एज ए ग्रांट के रूप में। ये पैसा उनको दे दिया जाएगा जिसका इस्तेमाल राज्य सरकारें करेंगी। जो दूसरा अहम स्कीम है उसके हिसाब से आप उसको गोल्ड यूरिया कह लीजिए, सरकार उसको गोल्ड यूरिया कह रही है। ये दरअसल सल्फर कोटेड यूरिया है, इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका मकसद ये है कि नॉर्मल यूरिया की बजाय सल्फर कोटेड यूरिया के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है। खासकर अगर आप सॉइल फर्टिलिटी की बात कर लें, इसके कम इस्तेमाल से ही ज़्यादा सॉइल फर्टिलिटी जो है वो किसान हासिल कर सकते हैं। इसमें इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि कंपनियों को इस बात की इजाज़त मिलेगी कि वो एक एमआरपी पर सल्फर कोटेड यूरिया की बिक्री कर पाएँ, जो कि आम जो नॉर्मल यूरिया है उसमें इसकी इजाज़त नहीं है। नॉर्मल यूरिया की जो कीमतें हैं सरकार तय करती हैं और जितना भी सब्सिडी की रकम है वो सरकार देती है, जो कि मार्केट रेट से कम होती हैं। लेकिन सल्फर कोटेड यूरिया यानी कि गोल्ड यूरिया के केस में एमआरपी कंपनियां तय करेंगी, उसकी प्राइसेस जो है नॉर्मल यूरिया से ज़्यादा होंगी, वो उसको बेच पाएंगी। तो सरकार को ऐसा लगता है कि इससे कंपनियां प्रोत्साहित होंगी ज़्यादा से ज़्यादा सल्फर कोटेड यूरिया प्रोडक्शन करने के लिए। और जब किसानों को इस बात का एहसास हो जाएगा कि कम सल्फर कोटेड यूरिया के इस्तेमाल से ही वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर पा रहे हैं, तो इसके इस्तेमाल में बढ़ावा मिलेगा आने वाले दिनों में। ये मकसद इसका ओवरऑल यही है कि इसके इस्तेमाल से सरकार ओवरऑल जो सब्सिडी का बर्डन है फर्टिलाइजर सब्सिडी का, उसको कम करना चाहती है और इस बात की बेहद संभावना है कि आज कैबिनेट की बैठक में इस पर मंजूरी मिल जाए। ठीक है प्रकाश, एक छोटा सा सवाल मेरा भी है। ये सल्फर कोटेड वाले यूरिया की बात तो हो रही थी, लेकिन इससे पहले तो सरकार नीम कोटेड यूरिया की बात बोल रही थी। उससे सरकार अपनी पिल्फरेज यानी कि चोरी भी रोकना चाहती थी और सरकार ये कह रही थी कि ये खेतों के लिए भी ठीक है। तो नीम कोटेड यूरिया का क्या हुआ? अब ये सल्फर कोटेड यूरिया कहां से आ गया? देखिए, उसके मुकाबले जो सल्फर कोटेड यूरिया है, जो गोल्ड यूरिया है, वो ज़्यादा एफिशिएंट है। उसके कम एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक बोरी नॉर्मल यूरिया की बात कर लीजिए, जिसकी कीमत करीब 2100 रुपये के आसपास है, जो सल्फर कोटेड यूरिया होगा वो 245 रुपए के आसपास। अगर आप 40 केजी इसका इस्तेमाल करते हैं, दोनों एफिकेसी है उसमें सल्फर कोटेड यूरिया की एफिकेसी ज़्यादा है, जैसा कि सरकार दावा कर रही है, और ये नीम कोटेड यूरिया से भी बेहतर है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में अगर हालांकि कीमतें ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप वॉल्यूम की बात करें कंजम्पशन के लिहाज से, तो इसकी ज़रूरत कम पड़ेगी और सॉइल फर्टिलिटी इसकी बेहतर होगी। सरकार ये चाहती है कि किसान इस बात को समझ जाएँ कि कम इस्तेमाल से ही वो ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं। लिहाजा जो नॉर्मल यूरिया है उसकी खपत कम होगी, सल्फर कोटेड यूरिया के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा।
इसका मतलब ये है कि अगर ये एमआरपी पर इसकी बिक्री होगी तो सरकार के ऊपर जो सब्सिडी का बर्डन है उसमें भी कमी आएगी। तो ओवरऑल मकसद यही है कि सरकार इसके जरिए सब्सिडी के बर्डन को कम करना चाहती है। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये जानकारी देने के लिए। एमआरपी पे यूरिया बिकेगा, किसानों को ये बात समझनी होगी कि ये जो सल्फर कोटेड यूरिया है इससे आपकी पैदावार अच्छी होगी, सरकार का फ़ायदा छुपा है कि सब्सिडी का बर्डन कम हो जाएगा। कुल मिला के ऐसी योजना बनाई जा रही है जो सबके लिए विन विन है। सरकार को सब्सिडी से मुक्ति मिलेगी, किसानों को अच्छा फर्टिलाइज़र मिलेगा लेकिन थोड़ा महंगा मिलेगा और एमआरपी पे मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रकाश ये जानकारी देने के लिए। एक छोटा सा उत्तर प्रदेश से हमको मिला है, फेसबुक के ज़रिए वो अपने सवाल भेजने हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि आप अलग अलग तरीक़ों से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक से, ट्विटर वगैरह से कनेक्ट हो सकते हैं और अपना सवाल भेज सकते हैं। ये सवाल उनका है और ये मैं बात करूंगा रत्नेश से। रत्नेश जी ज़रा वेदांता के चार्ट वगैरह खोल लीजिए, मैं आपको इनकी क्वांटिटी और बता देता हूँ किस रेट का ख़रीदा हुआ है। 68 शेयर है, क्वांटिटी कम है, 302 का रेट है सर जो ख़रीदा हुआ है। आज भाव चल रहा है 282 का, घाटा है थोड़ा बहुत। मैं मान के चलता हूँ कि इतने शेयर ये और ख़रीद सकते हैं, 68 शेयर और ख़रीद सकते हैं। एवरेज करें कि नहीं करें, बुक करें, टिके रहें, करें तो करें क्या? ओवरऑल ये मेटल सेक्टर का स्टॉक, मेटल सेक्टर अभी तक आउट परफॉर्म कर रहा था, आज थोड़ी सी हमको तेजी देखने को मिली थी। उस मेटल सेक्टर के अंदर भी ये सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी, हालांकि ये काफी अच्छे सपोर्ट लेवल पे आ जरूर चुका है, तो एक थोड़ा सा यहाँ पे बने रह सकते हैं। जैसा अगर ये थोड़ी सी एवरेज कर सकते हैं तो यहाँ पे एक हल्का थोड़ी सी एवरेज और कर लें यहाँ पे, क्योंकि ये काफी अच्छा महत्वपूर्ण सपोर्ट है। और फिर स्टॉप लॉस में लगाने की सलाह दूंगा इनको। 260 रुपए स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में कहीं पे भी एक बार ये 300 से लेके 305 310 तक आता है तो वहां पे जरूर निकल जाए। तो अभी अगर यहाँ पे एवरेज करेंगे तो वहां पर हमको एक एग्जिट मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से 260 रुपए के स्टॉप लॉस है, यहाँ पे हल्की से एवरेज करके ऊपर में निकल जाए। ओके, तो वेदांता को लेकर ये व्यू आ रहा है। लेकिन चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। शांति लाल है गुजरात से, पूछिए शांति लाल जी क्या सवाल है आपका? हेलो, मैंने सुजुलोन लिया है या लिया हुआ है 1000 शेयर और यस बैंक का 1000 है। पीडीलाइट और यस बैंक? हाँ, सुजुलोन 7 रुपये 69 पैसे। पीडीलाइट आपने लिया 60 रुपए में? हाँ, 7 रुपया 69 पैसा सुजुलोन। और यस बैंक है 15 रुपया 45 पैसे। सर ये पीडीलाइट है या कोई और स्टॉक है यस बैंक के अलावा? सुजलॉन है, माफ कीजिएगा, सुजलॉन है कि सुजलॉन का आपने खरीद भाव क्या बताया सर? 60 रुपए का? पैसा 7 रुपए का, ओके। हाँ, चलिए सुजलॉन 7 रुपए में और यस बैंक लिया है 15 रुपए 75 पैसे में। रवि जी के दोनों पर सलाह दीजिए। यस बैंक इन्होंने खरीदा है 15 रुपए 75 पैसे में और 7 रुपए का खरीद भाव है सुजलॉन का, क्या करना चाहिए? देखिए इन्होंने बहुत अच्छी जगह खरीदा, हाल फिलहाल में अच्छा खासा बूस्ट मिला और मुझे याद आता है कि ईटी स्वदेश पे इसकी रिपोर्ट काफी अच्छे से की गई थी। तो और वहां पर भी यही डिस्कस हुआ था कि अब जब 14-15 रुपए आ जाए तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 14-15 रुपए के पास ही चल रहा है, आप एक बार को प्रॉफिट यहाँ पर सुजलॉन में बुक कर सकते हैं। रही बात यस बैंक की, देखिए यस बैंक में बहुत ज्यादा मोमेंटरी ट्रेड तो आपको वैसा नहीं मिलने वाला कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव टारगेट आपको सुजलॉन जैसे मिल सकते हैं। लेकिन हाँ जरूर है कि 17 और 18 के बीच आसपास जो लेवल्स आते हैं उनमें आपको एक बार प्रॉफिट वापस बुक करना चाहिए, दोबारा नीचे खरीदने का मौका मिलेगा। अगर आप ट्रेडिंग व्यू रखते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तो फिर बहुत ज्यादा अग्रेसिव टारगेट यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है अच्छी स्ट्रैटेजी यही होगी कि एक बार मुनाफा वसूल लें। वसूली करने की रिकमेंडेशन है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ मनोज जुड़े हैं मुंबई से अपना सवाल पूछने के लिए। मनोज जी नमस्ते, पूछिए सर, सवाल पूछिए। नमस्ते साहब, मेरे पास अंबुजा सीमेंट है 464 का 2000 शेयर्स, मैंने 4 महीना पहले लिया था। तो अभी आगे उसका मैं कब तक होल्ड करूं? आई कैन होल्ड फॉर लॉन्ग। ओके ठीक है सर, ये जो 2000 शेयर आपने लिए थे 464 के, बस मेरे को इतना पता करना है 4 महीने पहले मतलब हिडलबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले ले लिया था ना आपने, कि उसके बाद लिया है ये? नहीं, उसके बाद तो नहीं लिया होगा, उससे पहले लिया होगा जी, है ना? हाँ ठीक है, ओके ओके ठीक है सर। आप कह रहे हैं कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड भी कर सकते हैं। देखो ऐसे शेयर तो ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, फिर भी एक्सपर्ट से मैं पता करवा हूँ कि क्या करना चाहिए। एक चीज़ के लिए मैं आपको बधाई भी दूंगा कि अच्छे शेयर के साथ आप टिके रहे। जो एक कुछ भूचाल जिसे कहते हैं ना आना था वो आया और पास हो गया।
अब आपकी जो शीट है यहाँ पे सिर्फ 300-400 रुपये लिख रहे हैं, नहीं तो इन्हीं 2000 शेयर से मैं लिख के दे सकता हूँ आपकी शीट पे कम से कम 25-30 हज़ार से ज़्यादा का घाटा दिख रहा होगा आपको, क्योंकि इसकी रिकवरी 100 रुपये से कहीं ज़्यादा की हुई है। रवि जी, ये होगा सवाल आपसे, अब ये अंबुजा नहीं है, अब ये अडानी सीमेंट है। पहला पॉइंट, एक तो ये चेंज हो गया। दूसरा पॉइंट, इन्होंने जो झटका झेलना था वो तो झेल लिया, और अब अच्छी चीज़ ये है कि अब फल खाने के दिन है। बस यही है कि ये फल मिलेंगे कब, किस रूप में मिलेंगे, बने रहें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं ये। देखिए, मार्केट शेयर के हिसाब से अगर देखते हैं तो अंबुजा सीमेंट का एक अहम रोल है। करीब 92,000 के करोड़ के करीब का मार्केट कैप है, अंदाजा लगा सकते हैं 47 का पी है, और सबसे बड़ी बात है सेक्टर पी से अभी भी थोड़ा सा अंडर स्टॉक है। नंबर्स का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि भले आपको यहाँ पर जो आपने डिम्पी जी बात कही कि इतना डाउनफॉल देखने को मिला, इतना अपसाइड देखने को मिला, लेकिन डिमांड और जो है, और खास तौर से जो इनकी सप्लाई साइड जो चेन स्ट्रांग है, जो फंडिंग आई है जिससे ये अपने प्लांट्स को बेहतर बना रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, उसका फायदा आप देख रहे होंगे कि भले रिपोर्ट का असर आया हो लेकिन वापस स्टॉक उसी तरफ बढ़ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म पे अगर आप 3 साल 5 साल 10 साल का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अंबुजा सीमेंट आपकी लिस्ट में या फिर आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। 1 साल की ग्रोथ देखते हैं तो 28% है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 22-23% एवरेज ऑन ग्रोथ आपको मिलेगी। पहला टारगेट यहाँ पर आपको बताऊं तो आने वाले 8 महीने से 12 महीने में आपको ये वापस से 580 से 600 के लेवल दिखा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा है, नए लोग को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अदर स्टॉक्स इसके कंपैरिजन में, चाहे श्री सीमेंट देख लीजिए, इंडिया सीमेंट देखिए, डालमिया भारत सीमेंट देखिए, तो वो सब चल चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर आपको यहाँ पर ये स्टॉक एक अंडर वैल्यू मिल रहा है और आपको रखना चाहिए। टारगेट 600 का होगा। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और जोड़ना चाहूँगा। इनफैक्ट मनोज जी, ये आपने 2000 शेयर एक साथ ले लिए थे क्या? एक बार जरा मेरे को ये और बता दो बस आप। नहीं, 530 के भी थे, सब एवरेज मेरा 464 का हुआ। अच्छा, तो मतलब 500 फिर 1000 800 जैसे जैसे मौका लगा आपने इसी शेयर में एवरेज करते गए, और आपकी खरीद का रेट एवरेज पे 464 के आसपास आप बता रहे हो जो आया हुआ है, यही ना? हाँ जी, ठीक है, डन सर। तो अब आपको राय भी मिल गई है, और मुझे एक छोटा सा डाउट था वो भी आपने क्लियर कर दिया कि मैंने एक साथ नहीं खरीदे हैं, क्योंकि 2000 शेयर की क्वांटिटी काफ़ी बड़ी है एक साथ खरीदने में, तो इसलिए अच्छा कि आपने ये थोड़ा बांट के लिया है। विश्वमोहन से ये समझने का है कि कम्युनिटी मार्केट के अंदर और कौन कौन से ऐसे लेसन हैं जो हमको जानने ही चाहिए। विश्वमोहन लगातार इस सीरीज़ के तहत आपको कुछ बेहतरीन चीज़ें कमोडिटीज़ मार्केट के बारे में बताते आए हैं। आज एक और कड़ी हम जोड़ने जा रहे हैं। विश्वमोहन, आज आप क्या बताने जा रहे हैं? देखिए, आज इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं ग्राउंडनट के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, यानी मूंगफली का वायदा, जो जल्द ही एनसीडीएक्स पर रीलॉन्च होने वाला है। 2010 तक इसमें ट्रेडिंग हो रही थी, लेकिन उसके बाद वहां पर ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया। लेकिन वापस से फार्मर संगठनों की और कुछ कारोबारियों की काफ़ी मांग चल रही थी, कई सारे एसोसिएशन हैं जिनकी मांग चल रही थी इसे वापस से लाया जाए, क्योंकि हेजिंग के लिए जितने भी एडिबल ऑयल के कॉन्ट्रैक्टर, चाहे वो सीपीओ हो, सोया तेल हो, सोयाबीन का कॉन्ट्रैक्ट हो या मस्टर्ड सीड्स का कॉन्ट्रैक्ट हो, सारे बंद कर दिए गए थे। तो इसकी मांग चल रही थी और अब इसे दोबारा रीलॉन्च किया जाए। बीकानेर डिलीवरी सेंटर होगा, गोंडल एडिशनल सेंटर होगा, 5 मीट्रिक टन का ट्रेडिंग और डिलीवरी यूनिट होगा, कंपलसरी डिलीवरी होगी। यानी डिलीवरी कंपलसरी का मतलब ये है कि अगर आप सौदे को एक्सपायरी तक काटते नहीं हैं तो फिर आपको इसको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का पैसा आपको देना पड़ेगा। तो जो मार्जिन है वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट साइज का 12% आपको शुरुआती मार्जिन देना पड़ता है। ये कॉन्ट्रैक्ट की कुछ बारीक बातें हैं। और साथ ही जो एक्सपायरी की जो तारीख होगी, एग्री मार्केट में जिस तरह से चलती है, जो भी डिलीवरी का महीना है उस डिलीवरी महीने की 20 तारीख की एक्सपायरी होगी। अगर सैटरडे संडे है तो उसके बाद या उससे पहले हो जाएगा, फ्राइडे को या मंडे को हो जाएगा, या कोई छुट्टी हो तो आगे पीछे एक दिन हो सकते हैं। तो ये तो वायदा की बातें हो गई, लेकिन इसकी अहमियत इसलिए है, भारत में जितने भी खाने के तेल का उत्पादन होता है
उसमें से 25% सिर्फ मूंगफली की हिस्सेदारी है। अगर कुल उत्पादन की अगर बात करें तो देश में सालाना 50 से 80 लाख टन मूंगफली का उत्पादन होता है। मूंगफली तेल की अगर हम बात करें तो वो भी करीब 15 लाख टन के आसपास देश में मूंगफली का उत्पादन होता है और पूरी इंडस्ट्रियल यूजेज है। घरेलू खपत तो इसकी है ही, स्नैक्स हो, चॉकलेट्स हो, कई तरह के कॉन्फेक्शनरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी मांग काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जब मांग ज़्यादा है तो कई सारे कारोबार, कई सारे वैल्यू चेन के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो उनके हेजिंग के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म अभी तक मौजूद नहीं था, क्योंकि कई तरह के रिस्क बाजार में मौजूद रहते हैं और कीमतों में उतार चढ़ाव के रिस्क को मैनेज करने के लिए वायदा बाजार का अगर टूल्स रहेगा तो वो अपने कारोबार को बेहतर कर सकते हैं। तो फंडामेंटल्स यहाँ पर क्या असर सबसे ज़्यादा होते हैं? अगर मूंगफली की बात करें तो मौसम की मार, किस तरह के वहाँ पर फसलों पे किस तरह के बारिश की स्थिति है, क्या बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं हो रही है या सूखे की स्थिति तो नहीं है, वो देखना ज़रूरी होता है। साथ ही इसके अलावा कुछ फंडामेंटल्स में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर क्या पॉलिसी है, ओवरऑल सप्लाई की स्थिति क्या है, पिछले साल का जो एंडिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक क्या है, वो क्या है, तो वे सारे फंडामेंटल्स पे आपको नज़र रख के इस वायदा के टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। NCDX पर ये लॉन्च होने वाला है। ओके ठीक है, जल्द ही ये लॉन्च होने वाला है। तो ये एक आपके लिए एक अहम जानकारी हमने कॉमोडिटी की ABCD में रख दी है। विश्वमोहन ने आपको चरणबद्ध तरीके से बताया। इसकी इंपॉर्टेंस इसी से लगा लीजिए कि जितने भी खाने के तेल होते हैं उसमें से 25% इसका हिस्सा है। दूसरा बचा कौन सा? सनफ्लावर, सोया और थोड़ा बहुत आजकल पाम ऑयल जिसको हम टिपिकली बाहर से इंपोर्ट वगैरह करते हैं। तो आप ग्राउंड नट की इंपॉर्टेंस समझिए। और अगर आप फॉर्चून का तेल लेते हैं जिसकी एक लिस्टेड कंपनी अडानी विल्मर, तो वहाँ पर भी इसका स्टेक काफ़ी बड़ा है सेल्स का। खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा स्टॉक की तरफ वापस लौट रहे हैं और उसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप जी। ये है मध्य प्रदेश से। प्रदीप जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए आप। जी सर नमस्कार। हेलो। हाँ सर, मेरे पास में IRCTC के 340 शेयर है। ओके, खरीदा हुआ क्या रेट है सर? 677 रुपये, 677। ठीक है, ठीक है, रख लेंगे ना, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर? कोई प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं है सर? कोई दिक्कत नहीं है, आगे तक रख सकता हूँ। ओके ठीक है, बस मेरे को यही पता करना था। प्रदीप जी का सवाल मैं लेता हूँ रत्नेश जी से। रत्नेश जी एक बार ज़रा आप चेक करना IRCTC के चार्ट। 677 रुपये का सर का ख़रीदा हुआ है, 340 शेयर हैं और ये 10,000 का भी मोटा मोटी घाटा दे रहा है। चार्ट मैंने भी थोड़ी देर पहले जस्ट देखे हैं इसके भी। मेरे को तो लग रहा है एक पुल बैक आ जाएगा। आने से इनके ना केवल रेट आ सकते हैं बल्कि इनके रेट का प्रॉफिट भी आ सकता है। एक बार आप चेक करेंगे क्या? IRCTC का ओवरऑल एक बड़ा टाइम फ्रेम पे चार्ट देखेंगे तो कंटिन्यू एक लोअर लो फॉर्मेशन पे है और थोड़ा सा अपने की एवरेजेस के नीचे भी ट्रेड कर रहा है और थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर मार्केट से कंपेयर करे तो हम बट हालांकि अब यहाँ पे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बेस जरूर बना रहा है क्योंकि हमें वॉल्यूम एक्टिविटी काफी अच्छी देखने को मिली 30 मई के आसपास में। तो उनके खरीदी भाव से हालांकि बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा सा वेट कर सके। जैसा इन्होंने कहा कि थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। तो एक स्टॉप लॉस रहेगा मेरे तरफ से 610 रुपए का। तो कहीं पे भी एक बार ये 665 रुपए के ऊपर क्लोज देगा क्योंकि इसका एक 200 मूविंग एवरेज लाइन आती है डेली चार्ट पे, तो उसके ऊपर क्लोज देगा ये। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि 700 रुपए तक के लिए तेजी दे सकता है, तो वहां पे मुनाफा बांध ले और 610 रुपए का स्टॉप लॉस अभी पे रहे। ठीक है, तो ये आप IRCTC पे आपकी कॉल भी हो गई है। अब आगे बढ़े, एक शेयर हमारे साथ, एक इनफैक्ट कॉलर हमारे साथ और है, अश्विन है गुजरात से। अश्विन जी नमस्ते, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, थैंक यू सर। आ रही है मेरा आवाज? हाँ जी, सवाल पूछिए अश्विन जी। मेरे पास LNT है 2400 शेयर, 155 रुपये का एवरेज किया है 3 साल से। एवरेज करके 155 का भाव बना है, 2400 शेयर आपके पास पड़े हैं। ये L&T फाइनेंस होल्डिंग नाम की कंपनी है, LTFH के नाम से होगी L&T, ठीक है ना? यही है ना सर, कंफर्म पक्का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, डन। अब पता करते हैं। अब आप मेरे को ये और बता दीजिए, आप इसको रख सकते हैं ना? कोई वैसी इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? रख लेंगे इसको? नहीं 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 नहीं, ज्यादा लंबा नहीं रख पाएंगे हैं, ऐसा? रखेंगे। अच्छा रखेंगे, ठीक है, डन।
एक बार रवि जी आप जरा चेक कीजिए, L&T की कंपनी है, फाइनेंस होल्डिंग में, फाइनेंसिंग में, मतलब फाइनेंस बिजनेस से जुड़ी हुई है। इनके पास जो खरीद का रेट है 155 है और 2400 शेयर है। क्वांटिटी ठीक है, क्वांटिटी में मैंने बोलूँगा कि ना कम है ना ज़्यादा है। 100 वाले शेयर में 2000 शेयर अगर भरे हुए हैं तो ठीक ठाक भरा हुआ है ना। अब आप मेरे को ये बताइए, 110 का चल रहा है, 155 का है, 45 रुपये का डिफरेंस है, ये कमी पूरी कैसी होगी? देखिए, मुझे लगता है कि डिम्पी जी इन्होंने 2019 में ये स्टॉक खरीदा होगा, क्योंकि 2019 में ही ये स्टॉक 155 की तरफ था और अभी इस समय 110 रुपए चल रहा है स्टॉक का। एक बार को फंडामेंटल अगर चेक यहाँ पे पहले समझे, फिर वापस चार्ट पे भी देख ले तो आपको समझ में आएगा। 27,214 करोड़ के करीब मार्केट कैप है, 16 के पीई पे है, 6.5 का ईपीएस है। खास बात यह है कि एक साल में 55% ये स्टॉक बढ़ा है और ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो इस स्टॉक में वापस से पुल बैक किया है। थोड़ा सा जरूर 3 साल 5 साल वालों को यहाँ पर एक परेशानी दिख रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आगे का जो सिनेरियो है जिसपे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो क्वार्टर मार्च 2022 में 342 करोड़ का प्रॉफिट था और मार्च 2023 का अगर कंपैरिजन करें तो प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है और 501 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। चार्ट पे भी इसी वजह से आपको दिख रहा होगा कि अच्छा खासा इसने पुल बैक किया। लोअर लेवल्स पे अगर देखें तो 90 रुपीज से वापस चाल शुरू करी। मुझे लगता है जल्दी ये 145 150 के भाव और 155 चूंकि इनका खरीद का भाव है वो आएगा। अगर और भी यहाँ पर खरीदारी करना चाहते हैं तो भी उनके लिए मौका है। स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है और 95 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बने रहना चाहिए और मुझे लगता है कि जल्दी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, लेकिन 7-8 महीने का समय मिनिमम लग जाएगा। तो लॉन्ग टर्म इनका विजन है, बिल्कुल बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए, आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी मिलेगी और अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। ओके ठीक है, बने रहिए, जमे रहिए, तो ये आप इसके साथ बने रह सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। देखिए, हम शुभकामनाएं भी दे सकते हैं, आपको एक्सपर्ट्स के एडवाइस भी आपके लिए पता करवा सकते हैं। बस कई बार क्या होता है ना कि शेयर परेशान तो करते हैं। देखिए, रेट ग्रिप में आ जाए तो ठीक है, अगर ट्रेड ग्रिप में नहीं आ रहा होता ना तो थोड़ा डिस्टर्ब करता है। खैर, इस बीच एक अच्छी खबर आपको बता दें, जो शक्तिकांता दास है हमारे आरबीआई गवर्नर, उनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ये सेंट्रल बैंक लंदन से इनको ये अवार्ड मिल रहा है और ये बहुत गर्व की बात है। और हम जैसे हमेशा से जिक्र करते रहते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट गवर्नर्स में से एक है, जिन्होंने बहुत अच्छे से न केवल कोविड को देश में हैंडल किया एज एन आरबीआई गवर्नर, और साथ ही साथ इस समय जो एक बैलेंस बनाना होता है ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन, वो भी बहुत अच्छे से बनाया। तो बहुत अच्छे फैसले आरबीआई गवर्नर के तौर पर मिले और उसका एक अवार्ड अब आप देख पा रहे हैं, शक्तिकांता दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। ये अच्छी खबर है और पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए भी अच्छी खबर है कि आपके पास आपकी जो नोडल एजेंसी है, जो रेगुलेटर है, उसका जो चेयरपर्सन है वो दूरदर्शी है, अच्छे फैसले लेता है और अच्छी चीज़ें की समझ है और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे रेज भी किए और उसको एड्रेस भी किया अपनी पॉलिसीज़ के अंदर। ठीक है, अब जरा वापस आ जाते हैं शेयर्स की तरफ। अपने सवाल आप भेजते रहिएगा, आप व्हाट्सएप के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए और हमारे साथ लाइव भी जुड़ के अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमने सारी चीज़ें बाकायदा टॉप बैंड में ऊपर भी लिख दी हैं। अगर आपके पास कोई एड्रेस वगैरह नहीं है तो वो हमने सारा लिख दिया ऊपर, और एक प्लेट भी बार बार हम आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं ताकि आप उन हैंडल से कनेक्ट कर पाएँ। और अच्छी बात यह है, आप फ़ोटो खींच के रख लीजिए, हमेशा का ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं एक और कॉलर के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज गुप्ता। आज मनोज नाम के लोग काफ़ी जुड़ रहे हैं। मनोज जी नमस्ते, पूछिए सर सवाल। जी, ऐसा है कि मेरे पास 4000 बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर हैं एट द रेट ऑफ 55 रुपए। तो मैं हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, इसको मुझे लिए हुए 3 साढ़े 3 साल हो गए। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म होराइजन में कितने दिन और कितना मैक्सिमम ये जा सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 साल 3 साल, तो जरा उसके बारे में बताएं मेरे को। दूसरा एक मेरे पास है सुजलोन एनर्जी, वो 13 रुपये हिसाब का 10,000 है मेरे पास, और 2 शेयर है मेरे पास। तो उसका क्या अभी करंट कैसे क्या हो सकता है, जरा बताएं, फ्यूचर क्या है उसका। ठीक है मनोज जी, एक जो चीज़ मैं आपसे पूछ लूँ अगर आप अनुमति करें तो, मेरे को आपसे ये पता करना है कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा से। टाइम भूल जाओ, 1 साल 2 साल 5 साल भूल जाओ। आपका जो 55 रुपये वाला शेयर है, एक बार जरा बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रॉफिट वाली प्लेट लेके आओ इस सामने। यस, ये आ रहा है करीब 5,26,000 का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी बताइए।
एक्चुअली क्या है, ये मैंने सितंबर 2019 में लिए थे 2000 शेयर लगभग 90-95 रुपए के हिसाब से। और फिर मैंने लॉकडाउन के टाइम में कोविड के समय मैंने 2000 और लिए थे, वो लगभग 40-42 रुपए के हिसाब से। तो ये मेरा एवरेज आउट 55 रुपए हो गया, कुछ 2-4 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने 90 में लिए हुआ वो। तो ये अभी करंट मेरा है एवरेज। अब ये है कि प्रॉफिट की देयर इज नो लिमिट, बट करंट में मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, और अगर लगता है अब मैक्सिमम अगर 1000 रुपीज शेयर जा रहा है तो मुझे, मैं वेट कर सकता हूँ, बट अभी कहाँ 2-4 साल में कहाँ तक पहुंच सकते हैं, करंट में 1 साल तक प्रॉफिट तो अच्छी है, नो डाउट। ओके, हाँ हाँ हाँ, बस वही मेरा थोड़ा आइडिया यही मेरे को लेना था कि देखो 5.5 लाख रुपए प्रॉफिट आता है ना, तो लोगों के मन में क्वेश्चन रेस होता ही है कि अब क्या करें, 5.5 लाख का प्रॉफिट या तो बुक करें या तो इसके अंदर भी बने रहें अगर ज़्यादा पैसे मिलने हैं। जब रिस्क ले ही लिया, प्रॉफिट आ ही गया, ट्रेड ग्रिप में आ चुका है, ऐसे रेट आ चुके हैं जो कि बिल्कुल अद्भुत है, तो और तो मज़ा अपना ही होता है। मैं इसके लिए डॉक्टर रवि सिंह के पास जाऊँगा। रवि सर, ये ना प्रॉब्लम 2 तरीके से होती है, ज़्यादा प्रॉफिट आना और कम प्रॉफिट आना, दोनों ही केसेस में समझ में नहीं आता कैसे किया जाए। सर रुकना तो चाहते हैं मनोज जी, इसमें उन्होंने कोई दो राय नहीं है। अब ये इसको कैसे हैंडल करें सिचुएशन को? 5.5 लाख का प्रॉफिट भी सामने दिख रहा है और शेयर भी ठीक है और रेट भी ठीक है। देखिए मनोज जी, आप सही जगह पे आपने आज ये सवाल पूछा है, और मैं थोड़ा सा दर्शकों को याद दिला दूं, और खासतौर से मनोज जी, अगर आप ईटी स्वदेश को फॉलो करते होंगे तो वीआईपी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक करके ईटी स्वदेश पे 1:30 बजे आता है, हम लोग कवर करते हैं, देते हैं स्टॉक। उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक रहा है, जिसे मैंने बार बार दिया है। 98 रुपीज 2022 जनवरी में था, तब से देना शुरू किया था, और अभी भी मेरा टारगेट इंटैक्ट है। 240 रुपए पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट 280 रुपए है। तो इसका मतलब है कि अभी आने वाले 6-8 महीने तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। 2,20,000 रुपए आपने लगाए थे, 5,26,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। अगर अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर आपको कोई जरूरत है, कोई फाइनेंशियल आपकी गोल है जिनको आपको अचीव करना है, तो बिल्कुल आप खुशी खुशी उस गोल को अचीव करिए, उसके लिए पैसा निकालिए। लेकिन स्टॉक का टारगेट अभी 280 तक रहेगा, और ईटी स्वदेश को फॉलो करते रहिए, आपको सही समय पर निकलने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है फंडामेंटल बहुत साउंड स्टॉक है, इसीलिए बहुत से म्यूचुअल फंड हो या फिर एफआईआईज उनकी टारगेट पे रहता है, और मिड कैप के बैंकों ने बड़े अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो प्रॉफिट का भी एंजॉय करिए। 240 के आसपास आता है, 280 के आसपास आता है, तो डिम्पी सर को वापस एक बार कॉल करिए, ईटी स्वदेश पे कॉल करिए, राय ले लीजिएगा। ठीक है, तो आपको राय मिल गई होगी मनोज जी, और हमारी शुभकामनाएं भी हैं। और अच्छा लगता है जब इन्वेस्टर इस तरह से पैसा बनाते हैं, अच्छी कंपनी को अच्छे रेट पे ले लेते हैं, और उसके बाद जब इस तरह की प्लेट दिखती है कि आपके पास कुछ एक शेयर आपने कलेक्ट किया और अच्छा प्रॉफिट आपको मिल रहा है, तो एक इन्वेस्टर की पावर का पता लगता है। ये पता लगता है कि कैसे 1.5 से 2 साल के अंदर जितना पैसा लगाया उससे कहीं ज़्यादा पैसा आपको रिटर्न के तौर पर भी मिल रहा है। तो ये अच्छा है, ठीक है, उम्मीद करते हैं 200 प्लस आपको मिलेगा। अब आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। सर RK तिवारी जबलपुर से, उन्होंने ट्विटर के ज़रिए हमको एक सवाल भेजा है। रत्नी, ये सवाल आपके लिए है। इनके पास 55 वोल्टास के शेयर हैं, 800 रुपये का ख़रीदा हुआ शेयर है। एक बार ज़रा बताइए क्या किया जाए। 55 शेयर ख़रीदा हुआ है, और मेरे को लग रहा है हाल फिलहाल में ही ख़रीदा होगा। एक बार ज़रा बता दीजिए। वोल्टास के इनके खरीदी के रेट के आसपास ही चल रहा है। अभी आप देखेंगे तो फिर ये भी एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है और स्टॉक आप बोल सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि खैर इनको ज्यादा तेजी तो इसमें नहीं देखने को मिलेगा। कि स्टॉक लॉस जरूर लगा लें यहाँ पे 770 रुपए का, तो कहीं पे भी एक बार 850 रुपए के आसपास आ जाए तो वहाँ पे जरूर मुनाफा बांध दे, क्योंकि 850 को इनको 850 के ऊपर निकालना वोल्टास थोड़ा सा एक दिक्कत वाला अभी के समय में रहेगा। शॉर्ट टर्म में एक 200 मूविंग एवरेज लाइन आती है, और 200 मूविंग एवरेज कंटिन्यू फॉलिंग मूविंग एवरेज लाइन है, तो इस कारण से भी स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर मेरे को ऐसा लगता है कंटिन्यू बना रहेगा। तो 850 के आसपास एक थोड़ा मुनाफा बांध दे, 770 रुपए का स्टॉक लॉस होगा। विष्णु कुमार गाजियाबाद से, उनका एक सवाल हमको मिला है यूनाइटेड स्पिरिट्स के बारे में। 63 शेयर उनके पास हैं। रवि जी ज़रा चेक कीजिएगा। हाँ, 63 शेयर इनके पास है। 950 का इनका ख़रीदा हुआ शेयर है। 63 शेयर, 950 का ख़रीदा हुआ शेयर यूनाइटेड स्पिरिट्स विष्णु जी का शेयर है। करीब 3,500 का घाटा भी इनको चल रहा है मोटा मोटी। क्या करें सर?
देखिए, जल्दबाजी नहीं करें। फिलहाल तो छुट्टियां चल रही हैं, डिमांड अच्छी खासी बेवरेजेस की है और खास तौर से ये स्टॉक एक टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। चार्ट्स पर भी इतना कुछ पुअर हालात नहीं दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन जरूर दिखाई दे रहा है। नंबर्स पे भी देखते हैं तो अट्रैक्शन अच्छा है। 950 का तो इमीडिएट बेसिस पे लक्ष्य आपको मिल ही सकता है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर कंटिन्यूटी रखें और मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त तक में आपको ये टारगेट जो है वो नए हाई की तरफ बनते हुए नजर आएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करके रखें अपनी पोजीशन को। ठीक है, आपके रेट तो आ ही जाने चाहिए। अभी आप तो के आसपास चल रहे हैं, 950 आपकी खरीद है, 50 रुपये तो एक दिन में देने की कैपेसिटी है यूनाइटेड स्पिरिट्स की जब ये चलने पर आता है, तो आप इसमें बने रहें। पहला पॉइंट। दूसरा, ये 3500 का घाटा आपको प्रॉफिट में भी तब्दील हो सकता है, तो इसी उम्मीद के साथ चार्ट्स पे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है और फंडामेंटल बेसिस पर भी आपको बता दिया है सर ने, तो मेरे को भी लगता है कि आपको इसमें बने रहना चाहिए यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ। आगे बढ़ते हैं। राजा ठाकुर जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, उन्होंने अपना सवाल हमको भेजा है फेसबुक के ज़रिए। 500 शेयर है। रत्नेश जी चेक कीजिएगा, हाँ मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ सारा। 500 शेयर है डेल्टा कॉप के उनके पास और ख़रीद का रेट है करीब 200 रुपये का। सर 500 शेयर 200 रुपये के खरीदे हुए हैं, आज का रेट है 242 का, मुनाफा हो रहा है 21,150 रुपये का। सर क्या किया जाए? डेल्टा कॉर्प आप चार्ट देखेंगे तो ओवरऑल काफी अंडर परफॉर्मेंस है, पर हालांकि अब ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बेस बना लिया, पर फिर भी इसको ऊपर में काफी ज्यादा एक सप्लाई और सेलिंग जोन आएगा। इनकी खरीदी भाव से ऊपर है, तो इनको भी सजेशन दूंगा कि आधा मुनाफा तो जरूर यहाँ पे बांध दे, क्योंकि इसको एक करीब करीब 260 255 के आसपास में काफी ज्यादा सप्लाई जोन आएगा। मुझे नहीं लगता है 260 265 के ऊपर निकलने की इसकी ताकत दिखती है, तो आधा मुनाफा बांध ले। 220 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए और 265 270 आता है तो वहां पर पूरा मुनाफा बांध दे। ओके ठीक है, डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं बद्री नारायण जी का सवाल। ये तमिलनाडु से हमको भेजा गया है। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश से सीधा तमिलनाडु चल रहे हैं और उनका जो सवाल है वो भी फेसबुक से हमको मिला है, बजाज फाइनेंस के बारे में। रवि जी तैयार हो जाइए, जरा बताइएगा क्या करना चाहिए इसमें। बजाज फाइनेंस का शेयर इनके पास है। सर शेयर है 150, ख़रीदा हुआ है 6500 रुपये का रेट का, मुनाफा आ रहा है करीब 90,000 का। अभी शेयर है 7,000 के ऊपर का रेट है और शेयर की क्वांटिटी ठीक है। मैं बोलूँगा कि शेयर की क्वांटिटी में कोई चेंज ना करें। बस अब आप मेरे को ये बताइए सर, ये 90,000 के प्रॉफिट को हैंडल करना है, ये और कितना बढ़ने के चांसेस हैं, और बजाज फाइनेंस में भी कैसे करें? ट्रेड ग्रिप में है। देखिए, ट्रेड ग्रिप में है तो मुनाफा और बढ़ाते हैं, थोड़ी चमक और बढ़े इनके पोर्टफोलियो की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक में दमखम यहाँ से अभी बहुत अच्छा है। 7,100 के पास स्टॉक जरूर चल रहा है, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आती रहेगी, लेकिन आपका मुनाफा मुझे ऐसा लगता है और बढ़ेगा। ये स्टॉक एक बार 8,500 रुपए तक के लेवल अभी अचीव कर सकता है। फंडामेंटल्स स्ट्रक्चर भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और खास तौर से स्टॉक भी यहाँ पर काफी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आप अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। थोड़े बहुत डाउनफॉल आएंगे, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपने जिस लेवल पे खरीदा है उन लेवल्स से अगर देखें तो आप अच्छे खासे मुनाफे में बनेंगे, तो आपका मुनाफा यहाँ से अभी और बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है बिल्कुल पोजीशन होल्ड करें। 8,500 के टारगेट के पास आता है तो ET नाउ स्वदेश को जरूर वापस कॉल करके एक बार चेक जरूर लीजिए। ओके ठीक है, डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब राज का सवाल लेते हैं, व्हाट्सअप से हमको मिला है। एक बार आप जरा तैयार हो जाइएगा रत्नेश जी, जरा देखने के लिए DCW का चार्ट खोल लीजिएगा। 1500 शेयर इनके पास है और ख़रीद का रेट है 48 रुपये। तो मैं अभी चार्ट चेक ही कर रहा था, देख ही रहा था, तो वैसे इनका कोई घाटा है नहीं ज़्यादा, 5,500 का, क्योंकि क्वांटिटी बड़ी है। 2 रुपये ऊपर नीचे होने से ही ये करीब फ़र्क पड़ जाता है 3,000 रुपये का। लेकिन प्रॉब्लम इसकी क्या है ना, 2 रुपये ही ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। इसकी एक टाइट रेंज है, रत्नेश जी आप तो देख ही रहे होंगे, इसकी एक टाइट रेंज है जो कि 50 से लेके कहीं भी 42-43 रुपये में आके बन रही है। तो ये यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा है। सर ब्रेकआउट की वेट करें और कितने चांसेस हैं कि हो जाएगा? DCW का चार्ट देखें तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन इसमें बना दिया है, जिसके कारण से इसको तकलीफ आ रही है ऊपर चलने में और अपने की एवरेजेस के ऊपर निकल के आ गया। जहाँ पे इन्होंने खरीदारी करी है 50 के आसपास, बहुत बड़ा मेजर सप्लाई जोन है वो, तो उसको निकालने में तो इसको बहुत ज्यादा भी ताकत लगेगी और यहाँ पे कहीं पे भी थोड़ा सा उनको वॉल्यूम भी कहीं पे सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मेरी तो सलाह यही रहेगी इनको भी बहुत ज्यादा वेट ना करें
कहीं पे भी स्टॉप लॉस लगा ले एक 42 रुपए का, उसके नीचे आता है तो ये निकल जाए और अपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दूसरी जगह स्टॉक में लगा के यहाँ से जो नुकसान हो रहा है उस जगह से भरपाई कर ले। तो 42 रुपए के स्टॉप लॉस लगा के जरूर बस उसके नीचे आता है तो जरूर निकल जाए। देखो 42 रुपये के स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 42 रुपये बार बार आके रीटेस्ट करके निकल जाता है। मैं एक लेवल आपको बता देता हूँ 42 रुपये की क्यों सर कह रहे हैं कि आपको स्टॉप लॉस लगा के इस शेयर से निकलना चाहिए। पहला, एक तो डाउन चैनल के अंदर है, ये अटैम्प्ट ही नहीं ले रहा पार होने की। ये जो फर्स्टेशन है ना इस शेयर के अंदर, आप देखते होंगे ऑल टाइम हाई लग गया, बट मेरा शेयर नहीं चल रहा। ये फर्स्टेशन DCW वालों को हो रही होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये बार बार अपने सपोर्ट टेस्ट करने आता है, ना कि अपने रेजिस्टेंस करने के लिए। रेजिस्टेंस टेस्ट करता तो मानते कि इस बार नहीं तो अगली बार पार हो जाएगा, लेकिन सपोर्ट आ रहा है। 42 रुपये के नीचे जाने पर एक खतरे का निशान 40 का, और अगर वो भी गया तो फिर शेयर के अंदर दिक्कत बढ़ सकती है। हालांकि अभी लगता नहीं है जल्दबाजी में, इसलिए आप 42 का लगाइए स्टॉप लॉस। थोड़े पैसे देने पड़ जाएंगे, दे देंगे, किसी और शेयर से कमा लेंगे। ठीक, तो DCW पे आपकी रिकमेंडेशन आपको मिल गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, एक शेयर और लेते हैं। ये रवि सर आपके लिए है, डाटा पैटर्न्स का शेयर है, राजेश जी के पास, मुंबई से ही है ये, व्हाट्सअप भेजा है इन्होंने हमारे को। 600 शेयर इनके पास है और इनका खरीद का रेट है सर 740 डाटा पैटर्न्स का। तभी क्या किया जाए, और मुनाफा इनका भी बहुत ही बेहतरीन है। 750 वाला चीज़ आज के रेट में 1700 हो गया। हालांकि इनको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। नई कंपनी, अच्छी कंपनी, डाटा से जुड़ी हुई कंपनी एकदम से स्पीड से ऊपर आई और अच्छा प्रॉफिट देके चलेगी, और क्वांटिटी भी अच्छी है 600। अगर यही 600 की क्वांटिटी 100 होती ना तो आप सोच सकते थे मुनाफा भी कम होता। तो क्वांटिटी अच्छी रखने अगर ट्रेड आपके हाथ में है तो। रवि सर देखिए, सबसे बड़ी बात है डिम्पी जी, ये डिफेंस काउंटर में आप देखिए, चाहे मैसडॉक हो, HAL हो, या फिर फैक्ट आपका BEL हो, और साथ ही डेटा पैटर्न भी स्ट्रांग नंबर्स के साथ चल रहे हैं। स्टॉक्स चार्ट पे तो अच्छे लगेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छा है, ऑर्डर्स अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये कंपनी अभी जो इस समय भी चल रही है इसमें भी अट्रैक्शन दिखा रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म टारगेट 2100 रुपए का है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब इतना बड़ा प्रॉफिट अगर इन्होंने चूंकि क्वांटिटी ज्यादा ले रखी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पार्शियल थोड़ी मुनाफा वसूली करना चाहें डे टू डे के हिसाब से तो बिल्कुल भी वो भी कर सकते हैं, लेकिन वापस इन्वेस्टमेंट अगर देखते हैं तो भी इन्वेस्टमेंट इसी शेयर पे आएगा, और अप साइड टारगेट 2100-2150 के लेवल आपको आने वाले 6 से 8 महीने में अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कंपनी ग्रोथ के साथ बढ़ रही है और आपने सही जगह निवेश किया तो पैसा बढ़ने दीजिए, लेकिन फिर भी वही बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको थोड़ा बहुत वसूली करनी है तो करिए, लेकिन वापस अगर थोड़ा बहुत करेक्शन मिलता है या फिर वापस पैसा वापस आपके पास आता है तो एक बार फिर से आप इस पर निवेश बना सकते हैं। 2100-2150 का टारगेट इमीडिएट बेसिस पे, यानी कि आने वाले 6 महीने के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। उस टारगेट को आके एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। ठीक है, 600 शेयर पहली बात तो कम नहीं होते हैं। अगर आप इसमें से 100 शेयर बेच भी देंगे तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आने वाला, तब भी आपकी सिर्फ 15% होल्डिंग ही बाहर जाएगी, पहला परसेंट। दूसरा, 100 शेयरों का अगर आप बेचेंगे तो 100 शेयरों का प्रॉफिट सीधा सीधा शुद्ध मुनाफा आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा, आपकी पॉकेट में आ जाएगा। दूसरी बात, मान लीजिए हमने डिसाइड कर रखा है हमको डाटा पैटर्न्स को खरीदना है, अगर ये शेयर किसी वजह से नीचे आता है, मैं आपको ना अभी चार्ट नहीं दिखा सकता, नहीं तो मैं आपको बताता। ये ऐसा नहीं कि एक तरफा चला, इसने बीच में एक बार ऐसा मौका दिया था हमको, मैं वो डेट और टाइम भी बता देता हूँ आपको। वो था 25 अगस्त 2022 से लेकर दिसंबर के बीच में। तो उस अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में शेयर ने करीब 1500 और बाद में 1000 पे भी आया था ये शेयर। तो ऐसा मौका कभी भी आपको मिलता है, शेयर 100 शेयर पड़े रहेंगे, वापस अंदर आ जाना आप। कुछ मुनाफा वसूल करने की रिकमेंडेशन रवि जी की तरफ से है, और मेरे को लगता भी है कि ठीक है, अगर आपने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया और उसमें से मुनाफा वसूल करना है तो इसी के लिए तो, यही करने के लिए तो आए हैं मार्केट में। शेयर खरीदा, मुनाफा होना चाहिए, हो रहा है, कुछ शेयर बेचने में बुराई क्या है। स्ट्रॉन्ग ग्रिप वाला शेयर है, बाकी बचे शेयर के साथ आप बने भी रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक आखिरी सवाल बस और ले लेते हैं। श्री रेणुका शुगर पे, ये फेसबुक से हमको मिला है, अरविंद जी का सवाल है मध्य प्रदेश से। सर क्या किया जाए? रत्नेश जी आप जरा चेक करके बताएंगे। 1000 शेयर 67 का रेट है। पहले तो मैं थोड़ा सा हमेशा सभी दर्शकों की तरफ से निवेदन करता हूँ कि इतनी देर तक ना वेट करें, 18 आवर्स हो गए, बहुत ज्यादा दूर नहीं है आपकी पहुंच से। कभी भी कॉल करें पर वो पूछते रहे, अपने पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहे। काफी लेट इन्होंने टच करा है, 67 पे खरीदी है और अभी करीब 43 रुपए के आसपास चल रहा। तो
यहाँ पे निकलना का पेन मैं भी समझ सकता हूँ कितना पेन होता है, पर अभी भी मेरा ये रहेगा कि 40 रुपए के नीचे एक बार निकल जाएगा, क्योंकि शुगर सेक्टर में जब हमको तेजी देखने को मिली थी उसके बाद में बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन में जा चुका है, और किसी भी तरह का भी मोमेंटम या नियर टर्म में मुझे नहीं लगता, क्योंकि पूरे चार्ट या पूरा सेक्टर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन में और अंडर परफॉर्म में जा चुका है वापस पे। 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा मैं इनको। उसके नीचे अगर एक क्लोज होगा थोड़ा सा पेन और इनका बढ़ सकता है, और ऊपर में कहीं पे भी एक बार ये 48 या 50 के आसपास कभी आ जाए, 40 रुपए नहीं तोड़ता है तो वहां पे फिर जरूर ये निकल जाए। ठीक है, मैं शो को वाइंड कर रहा हूँ, लेकिन चलते चलते प्रकाश हमारे सहयोगी जो एक खबर लेके आए थे कि सल्फर वाली जो सरकार यूरिया देना चाहती है, फर्टिलाइजर्स देना चाहती है, वो एक बेनिफिशियरी सोच आ सकता है। एक बार आप फैक्ट का शेयर दिखा सकते हैं चलते, और रवि जी को भी मैं बधाई दूंगा, उन्होंने मेरे को बताया भी कि फैक्ट का शेयर इसके लिए सबसे इंटरेस्टिंग हो सकता है। 1 मिनट के लिए इंट्राडे फैक्ट दिखा दीजिए, FACT के नाम से मिलेगा फैक्ट, वहाँ पर आप शेयर देखेंगे 330 वाला शेयर सीधा 373 हो गया इस खबर के आने के बाद। तो आप खबर की इंपॉर्टेंस अगर उसको अच्छे से समझी जाए और उसका मायने समझ लिए जाएं तो कुछ कुछ इस तरह का रिएक्शन है। 13.5% जो भी आप तेज़ी देख पा रहे हैं, ये 10 बजे के बाद का मूवमेंट देखिए, जब खबर हमने आपके सामने रखी उसके बाद स्पीड से चला है। अगर टिक बाय टिक होता तो मैं आपको टिक बाय टिक भी दिखाता, लेकिन आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि खबर 10-20, 10-30 के बाद से ही आई और उसके बाद से ही मार्केट के अंदर तेज़ रिएक्शन देखने को मिला। ठीक है रवि सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। रत्नेश जी आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए सभी स्टॉक्स में आज क्या किया जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, एक छोटा सा